Hello students, welcome to Swapnil Study Circle. I am Swapnil sir for social study, and now it's time to start history. बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी में जो कंटेम्प्ररी इंडिया 1 है हमारा, उसमें इंडिया साइज एंड लोकेशन हम लोगों ने देख लिया था। देन हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट में द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर हमने देख लिया था। स्टार्टिंग की थी थोड़ा सा इजी वे से। अब इम्पोर्टेंट जो हिस्ट्री पोर्शन है, बिकॉज हमारा कुछ स्कूल के एग्ज़ाम्स भी है सितंबर में, तो उसके पहले फिनिश होना ज़रूरी भी है। और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ है टू अंडरस्टैंड अबाउट योर स्कूल सिलेबस एंड टू मैच विद दैट, है ना। बट यू आर टू गुड, आप बहुत अच्छे हैं जो इस सिचुएशन को भी ऑनलाइन या डिजिटल लेवल पे डील कर रहे हैं। और आई होप कि हम लोग भी आप लोगों को सेटिस्फाइड करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, और आप लोग समझ में आने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिटर्न प्रैक्टिस कर रहे हैं, और स्कूल और ट्यूशन्स दोनों में तालमेल बिठा रहे हैं। और मैंने पिछले बार भी बताया था कि वाई वी जॉइन द इंस्टीट्यूशन ना, वी जॉइन द इंस्टीट्यूशन फॉर मोर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एंड फॉर पर्सनल अटेंशन स्पेशली। तो डेफिनेटली इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन डायरेक्टली कंसल्ट विथ मी बाय फोन, बाय मैसेजेस, तो मैं आपको पूरी तरह से हेल्प कर पाऊंगा। अब कुछ लोगों का ये भी मानना था कि सर डिजिटली हम लोग हफ्ते भर पढ़ते हैं, फिर हम लोग 1 डे ऑनलाइन डिफ़िकल्टी सेशन लेते हैं, तो सर पूरा लेसन हम लोग अगर ऑनलाइन ले तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ऑनलाइन तो काफ़ी इजी हो जाएगा मेरे लिए। बुक ओपन कर लो और उसको फटाफट एक्सप्लेन कर लो। पर दिक्कत एक चीज़ होगी उसमें कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा। तो इनके जो अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो इसमें, या फिर मैं भी खुद आपको नोट्स भेजूंगा इसके, तो ये नोट्स आपके पास सेव रहेंगे ताकि आपको पूरा होल लेसन पढ़ने की ज़रूरत ना हो। तो पहला पॉइंट ये था डिजिटली कि हम लोग इस नोट्स को पढ़ के शॉर्ट टर्म में कम से कम समय में रिवाइज कर सके। सेकंड थिंग, ऑनलाइन में ये भी प्रॉब्लम है, स्पेशली नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभी हम लोगों का ऑनलाइन मीटिंग चालू है, उसमें भी 1-2 लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्टेशन है, तो वो ज्वाइन नहीं हो पाते हैं। टोटल सपोज ये ग्रुप 10 का है, बाकी ग्रुप 10-10, 15-15 के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, तो उनमें से कुछ लोग जो ऑनलाइन को अटेंड ही नहीं कर पाते हैं। वी नो दैट, आपको पता भी है, उस बारे में हम लोग मीटिंग में बोलते भी हैं। या फिर किसी को साउंड का प्रॉब्लम है, वीडियो का प्रॉब्लम है, तो नेटवर्क के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। डिजिटल होने की वजह से आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कभी भी दिन भर में आपको जब भी लगता है कि अभी स्कूल का एग्जर्शन ज़्यादा है, मैं शाम में सुनती हूँ, तो मैं आप उसको शाम में भी डिजिटली सुन सकते हैं। और पूरे हफ्ते भर का जो भी है, एग्ज़ाम के पहले वैसे भी हम लोग ऑनलाइन लेते हैं, तो फेस टू फेस डिस्कशन हो जाता है बच्चों। ऑनलाइन में एक बार मैंने पढ़ा दी, अब मैंने बोला कि पहले मैंने बोले हुए 5 सेंटेंस बताओ, तो यू कांट एग्जैक्टली टेल मी अबाउट दैट 5 सेंटेंसेस, क्योंकि ऑनलाइन का पूरा 40 मिनट का अगर लेक्चर हम लोग करते भी हैं तो वो पूरा ध्यान में रहेगा ज़रूरी नहीं है। और रिकॉर्डिंग के लिए सबके पास स्पेस या नेट डाटा अवेलेबल रहेगा, ये भी एक दिक्कत है। तो डिजिटल होने की वजह से आप इसको कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि लास्ट 2 लेसन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं, मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस भी पढ़े थे, उसमें ये भी नज़र आया था कि आप घर पे उसको प्रिपेयर नहीं कर रहे। बच्चों, अगर स्कूल से ही सब कुछ हो जाता तो इंस्टीट्यूशन या ट्यूशन क्लासेस ही नहीं बनते, है ना। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ट्यूशन क्लासेस बने हुए हैं, लोग ज्वाइन करते हैं, वो इसीलिए ताकि हम लोग स्टडी करें, उसकी हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल का इंपॉर्टेंस कम है, और ये प्रवचन भी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं तो भी घर पे आप मेहनत कम कर रहे हो। सर स्कूल का बहुत होता है, हमें समय नहीं मिलता। बच्चों, जाने के लिए आने के लिए 1-1 घंटा, और स्कूल में आप बिताते हो 7 घंटे, टोटल 9 घंटे स्कूल में, 3 घंटे इंस्टीट्यूशन में, 11 से 12 घंटे तो आपके वैसे भी, उसमें से आप 12 घंटे सही में दिन भर पढ़ लेते हो। 3 या 4 घंटे आपके ट्यूशन स्कूल की वीडियो आते हैं, 1 घंटा ट्यूशन का वीडियो, यानी 4 to 5 आवर्स
और ज़्यादा से ज़्यादा 5 आवर्स भी आप अगर दिन भर में पढ़ाई करते हो तो भी 12 आवर्स तो आपको ऐसे भी लगते थे। तो आप टाइम टेबल बनाओ, प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से अगर चलते हो तो आपको दिक्कत ही नहीं जाएगी। दिक्कत यही हो रही है बस मेरे को लोड है लोड है लोड है। पॉजिटिवली हर चीज़ को देखो ना यार, सिर्फ आप नहीं कर रहे, पूरे वर्ल्ड में सभी बच्चे ये सब करते हैं और प्रॉपरली उसको डील करते हैं और टाइम शेयर करते हैं। हम लोग पढ़ाई में बैठते हैं, 10 बार पानी पीने उठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आधा ध्यान इधर होगा। इस तरह से पढ़ाई नहीं की जाती बच्चों। 9th इज़ वेरी टफ एज कम्पेयर टू 10th, क्योंकि काफ़ी नया इंट्रोडक्शन आपको 9th क्लास में है। तो आपके 5 मिनट मैंने ये बड़बड़ इसीलिए की ताकि डिजिटल और ऑनलाइन इन दोनों का आप पूरेपूर फ़ायदा लो। डिफ़िकल्टी तो मुझसे कंसल्ट करो। और ये जो नोट्स है SST का काफ़ी दिक्कत जाती है सबको, पर मैं आपको बता दूं कि 2019-20 का रिजल्ट SST में आउट ऑफ है बच्चों, आउट ऑफ। यस, 80 आउट ऑफ 18 बोर्ड एग्जामिनेशन टू अवर स्टूडेंट फ्रॉम अवर इंस्टीट्यूशन। तो डेफिनेटली आप भी ले पाओगे और मैं भी आपके बारे में गर्व से कहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में पहला लेसन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा या फिर आपको होगा, पहले हर क्लास को 8 को 9 को नॉवेल होते थे। कुछ स्कूलों में होते थे 8 में, कुछ को नहीं। बट द टेल ऑफ टू सिटीज, द टेल ऑफ टू सिटीज, ये जो है इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ही किस्सा दिया हुआ है। ये जो नॉवेल है टेल ऑफ टू सिटी, इसमें तो जिन बच्चों को ये होगा उसे काफ़ी हद तक ये लेसन पता होगा। हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, इंडिया में भी रिवॉल्यूशन हुआ था स्वराज्य के लिए। 10th में काफ़ी डिटेल में वो चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, है ना। पर यहाँ पे भी फ्रेंच के बारे में, फ्रांस के बारे में हमें पढ़ना है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। अब रिवॉल्यूशन मतलब काफ़ी बदलाव हुए थे, कुछ लोग अपने गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए थे। आई एक्सप्लेन दिस थिंग्स इन हिंदी स्पेशली बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड द स्टोरी यू कैन राइट द आंसर इन योर ओन लैंग्वेजेस। So that's why please listen carefully कि why, मतलब why we studied the French Revolution, why it happened, the basic thing if we know very well na, we can understand the lesson very easily. So let's start our first lesson of history, French Revolution. Dear student, before starting the lesson, just I want to discuss some important terms with you. If you understand that important terms which I already said in last period, in last part, आप लोगों को वो ग्रुप में मिल चुके हैं। हमेशा मैं साथ में वीडियो के भेजता हूँ, पर एक दिन पहले मैंने भेजने की ज़रूरत इसलिए समझी क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टर्म अगर आपको समझेंगे तो पूरा लेसन समझेगा। काफ़ी बच्चे खाली वीडियो देखते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिफोर द वीडियो पहले आप नोट डाउन करो। बहुत ज़्यादा नहीं रहता बच्चों ना, 15-20 मिनट भी नहीं लगेंगे वो लिखने के लिए, इतना छोटा सा होता है। और उसको अगर प्रॉपरली लिखते हो तो उस नोट्स को अगर आप लिख लोगे तो लिखते लिखते एक बार रीडिंग हो जाता है और फिर आप वीडियो को उस नोट्स को रख के पढ़ो, ताकि अगर स्क्रीन पे नहीं भी अच्छे से दिखता है तो कोई दिक्कत नहीं। हर चीज़ के लिए हमने उपाय तो वैसे भी करके रखे हुए हैं। ओके, तो चलो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं ताकि ये लेसन हमें अच्छे से समझ सके। तो लाइबर्स, अब ये लाइबर्स या लिबर्स जो भी है, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस हो सकता है। अगर महाराष्ट्रियन टीचर है या क्रिश्चियन है या फिर तो वो कोई मायने नहीं रखता है, हम लोगों को बस समझ में आ जाए ये बेहतर है। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स में हम लोग देख रहे थे लाइब्स, जिसको यूनिट ऑफ करेंसी है फ्रांस में, ठीक है ना। फ्रांस के पैसे उस टाइम में, अभी फ्रांस की करेंसी जो है यूरो, ये अभी लेटेस्ट में है यूरो, फ्रांस की करेंसी, जिसका इंडियन रुपीस में होता है 87.59, मतलब लगभग हम लोग मान के चलते हैं 87 to 88 रुपीज़ के बीच में। 87.87 रुपीज़ 59 पैसा 1 यूरो मीन्स। यूरो अभी लेटेस्ट में फ्रांस का करेंसी है, पर पहले में मतलब 1794 के पहले तक, क्योंकि 1794 में डिसकंटिन्यू की गई है यूनिट ऑफ करेंसी लाइव्स या फिर लीव्स। तो करेंसी होगी
ये वर्ड आएगा लेसन में, ये सब वर्ड्स जब आएंगे अगर डिफिकल्ट वर्ड्स को समझ में पाए तो दिक्कत ही नहीं जाएगी, राइट। देन क्लर्जी, क्लर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। अ ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च। क्लर्जी जो थे वो क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन है जो स्पेशल फंक्शन अरेंज करते हैं चर्च में। देन टिथ एंड टैली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका बर्डन बढ़ने, इट्स अ टाइप ऑफ टैक्सेस, इनका बर्डन बढ़ने के वजह से ही फ्रांस में तनाव हुआ था, क्लैशेस हुए थे एंड क्राइसिस पैदा हुए थे एंड इट्स द टाइम टू स्टार्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये है क्या, टिथ जो है तो अ टैक्स लीव्ड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब उस जमाने में अधिकतर खेती करने वाले थे। वैसे तो 3 स्टेट के लोग थे जिसके बारे में हम लोग आगे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो पहले 2 स्टेट के लोग अधिकतर टैक्स नहीं भरते थे, पूरा टैक्स का बर्डन जो था वो 3rd स्टेट यानी तीसरे लेवल के लोगों पे था। ये लेवल हम आगे पढ़ेंगे, बट आप इतना समझ लीजिए कि टिथ जो था वो टैक्स था 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो चर्च वसूल करता था, चर्च को देना पड़ता था, लोगों को देते थे खुद से। देन टैली जो है वो डायरेक्टली टू द स्टेट को पेड किया हुआ टैक्स था। 2 प्रकार के टैक्स है। टिथ जो टैक्स चर्च को दिया जाता था 1/10 होता था वो ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर खेती में जितना भी होगा उसका 10 पार्ट में से एक हिस्सा चर्च को जाता था। देन ये तो जाता ही था, साथ में टैली भी जाती थी। टैली इज द टाइप ऑफ टैक्स टू पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट को जाता था ये टैक्स। अब वो कितना दिया था वो तो अभी ठीक से मेंशन नहीं है। देन चैट्यू जो है वो एक कैस्टल था और स्टेटली रेसिडेंस बिलोंगिंग टू द किंग और अ नोबल मैन, जहाँ पे रिच किंग नोबल मैन रहते थे उस रेसिडेंस को चैट्यू बोलते थे। मैनर, मैनर एन स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड एंड हिज मैंशन। एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी जगह कंसिस्ट ऑफ लॉर्ड्स लैंड, मतलब ये लॉर्ड्स की जगह है भगवान की, एंड हिज मैंशन, उसका मैंशन। सबसे मेन चीज जो इस लेसन की है वो है सबसिस्टेंस क्राइसिस, क्राइसिस और क्राइसिस। Subsistence crisis means an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered। मतलब लाइवहुड के लिए हमें क्या क्या चाहिए, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारा बेसिक है ना, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। ये बेसिक चीज़ों की बहुत ज़्यादा जब कमी हो जाती है तो सबसिस्टेंस क्राइसिस हो जाता है, मतलब लोगों में तनाव बढ़ जाता है। तो ये सिचुएशन आई थी उस टाइम में फ्रांस में, जिसके वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। एनोनिमस हमें मालूम है, जिसके बारे में पता नहीं होता है, ऐसे नाम को, ऐसे लोग को हम लोग एनोनिमस बोलते हैं, अननोन पर्सन। एनोनिमस इज वन हुज नेम रिमेन्स अननोन, हमें जिसका नाम नहीं पता। हर लेसन के आगे हमने ऐसा नहीं किया, हर लेसन के आगे हमने इंपॉर्टेंट टर्म में कुछ पॉइंट्स देखे थे। यहाँ पे हम वर्ड मीनिंग देख रहे हैं क्योंकि ये मीनिंग अगर समझ में आ जाए तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन अच्छे से समझ में आएगा। तो होप ये पेज का बताया हुआ पूरा आपको समझ में आया होगा। स्पेशली आपको सबसिस्टेंसेस क्राइसिस जो है, क्राइसिस वो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बेसिक मीन ऑफ लाइवहुड नहीं मिले लोगों को या कम थे, तो ये सिचुएशन आती है। 2 प्रकार के टैक्सेस स्पेशली हमको ज़रूरी है इस लेसन में, वो है टिथ एंड टैली। टिथ जो 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था जो चर्च को लोग देते थे, एंड टैली जो टैक्स था वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को पेड किया जाता था। देन नेक्स्ट कॉन्वेंट, KG1 KG2 नहीं। कॉन्वेंट is a building belonging to the community devoted to a religious life। एक कॉन्वेंट यानी ऐसे बिल्डिंग जहाँ पे जो कम्युनिटी होती थी, क्रिश्चियन कम्युनिटी या जो भी है, फ्रांस में अधिकतर क्रिश्चियंस हैं,
तो बिल्डिंग बिलोंगिंग टू कम्युनिटी डिवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ बिताने के लिए, या फिर वहाँ पे प्रार्थना स्थल हम लोग कह सकते हैं उसको, उसे कॉन्वेंट कहा जाता था। द निग्रोज, डू यू नो द निग्रोज, नाम से पता होगा ना, साउथ अफ्रीका में वगैरह निग्रोज, अ टर्म यूज फॉर अ इंडाइजिनस पीपल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा। इट इज अ डेरोगेटरी टर्म नॉट इन कॉमन यूज ऑफ एनी लॉन्गर। मतलब अभी निग्रोज नहीं कहा जाता है। स्पेशली मुझे जहाँ तक पता है निग्रोज यानी ब्लैकिश पीपल होते थे इन साउथ अफ्रीका, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी जी लड़े थे, जो कि 10th में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, और वहीं से फिर वो इंडिया आए थे। सो निग्रोज हो गया, कॉन्वेंट यानी रिलीजियस लाइफ के लिए जो डिवोटेड कम्युनिटी थी उसको बिलोंगिंग जो बिल्डिंग थी वो। देन इमेंसिपेशन मीन्स द एक्ट ऑफ फ्रीइंग, मतलब फ्रीडम। देन नेपोलियन, अ वेरी अगेन इंपॉर्टेंट टर्म। Napoleon is a director of France who crowned himself the Emperor of France in 1804. नेपोलियन काफ़ी फेमस था, मतलब जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं उसमें नेपोलियन का नाम हमेशा लिया जाता है। सिकंदर, नेपोलियन काफ़ी ज़बरदस्त थे ये। नेपोलियन बाद में वाटरलू की लड़ाई में डेथ हुई थी उसकी, उसके बारे में भी ये लेसन में शायद हम लोग पढ़ेंगे। देन नेपोलियन के बारे में फिर से बता दूं, ही वॉज अ डिक्टेटर ऑफ फ्रांस हु क्रोन हिमसेल्फ द एम्परर, जिसने खुद को राजा मान लिया, लोगों ने भी बनाया फ्रांस में उसको इन 1804। अब डायरेक्टरी, इट वॉज एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर। डायरेक्टरी जो है वो एग्जीक्यूटिव है, 5 मेंबर की बनी हुई एक ग्रुप है, कमिटी जिसको बोल सकते हैं हम लोग। देन स्टेट, जो सबसे जरूरी टर्म इस लेसन में है, मैंने पहले भी बताया, द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। हमारे इसमें भी कुछ ऐसे ही क्लासेस थे, जिसकी की वजह से तनाव बना। आज भी उस चीज को लेके चलते हम लोग थोड़ा बहुत शायद। द फ्रेंच सोसाइटी जो है वो 3 क्लासेस में डिवाइडेड थी, जिस क्लासेस को 3 स्टेट कहते हैं, जिसके बारे में काफ़ी डिटेल में हमें पढ़ना भी है। देन बस्टाइली जो है वो एक फोर्ट था, पार्ट ऑफ पेरिस, ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेरिस था, एंड वॉज यूज एज अ प्रिजन। बस्टाइली जो है वो जेल थी। मैंने द टेल ऑफ 2 सिटीज जो बताया उसमें भी ये बस्टाइली जो है वो दिया हुआ है, जिसे 14 जुलाई 1789 को जो लोग हैं चिढ़कर उन्होंने तोड़ दिया था। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि इस प्रिजन को क्यों तोड़ दिया था, इसमें के जो कैदी थे उनको क्यों रिहा किया गया था। राजा और प्रजा दोनों में कुछ गलत फहमियाँ पैदा हुई थी, कुछ रूमर्स थे जिसकी वजह से हुआ था। सिर्फ एग्जाम के लिए अगर लेसन पढ़ना है तो मेरे से तो बिल्कुल भी मत पढ़ो, एक स्टोरी की तरह मैं बता रहा हूँ, बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे से इंटरेस्ट से आप भी उससे कॉन्सेंट्रेशन से उसे सुनिए। बस ये इंपॉर्टेंट टर्म नहीं समझ में आते फिर से वीडियो ऑन कीजिए, नोट्स आगे रखिए, काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने रिटर्न किया हुआ है। तो बस्टाइली एक फोर्ट था जिसे एज अ प्रिजन कर भी यूज करते थे, और 1789 14 जुलाई को इसे तोड़ा गया था। ठीक है, पक्का समझ में आया यहाँ तक के? आवाज नहीं आ रहा, यस और नो? जो यस बोलेंगे वो होशियार, नहीं बोलेंगे वो बंदर। अब देखो किसको बनना है। देन रोसियू। अब रोसियू क्या है? ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर था वो, जिसने बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक के बारे में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। ये चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव में ऑब्जेक्टिव लेवल के लिए, एक्टिविटी के लिए। अब रोसियू के साथ यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू दिया हुआ है, वो भी एक ग्रेट फिलोसोफर थे जिन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉ ये बुक लिखी थी। रोसियू ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉ। तो दोनों को कंफ्यूज ना हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिलोंग्स टू Rousseau, sorry, and the spirit of law belongs to
मॉन्टेस्क्यू। देन हमारा जो मेन कैरेक्टर है इस लेसन में वो है लुईस 16, फ्रांस के रूलर थे ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब ये जब खुद को क्रोन पहना है, ये जब राजा बने तो इन्होंने देखा कि पूरा खजाना ऑलरेडी खाली हो चुका था और गवर्नमेंट काफ़ी मतलब इनका जो राज्य था वो काफ़ी बर्बाद हो चुका था। फिर इन्होंने कुछ टैक्सेस लगाए जिसकी वजह से लोग चिढ़े और फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्ट्रगल शुरू हुई। लेट्स सी, अबीसीज जो थे वो लीडर थे नेशनल असेंबली के। इन 1789 he wrote an influential pamphlet called what is the third state। उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था, एक शॉर्ट राइटिंग की थी उन्होंने what is थर्ड स्टेट के बारे में। और ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किए थे अधिकतर ये थर्ड स्टेट के लोग थे क्योंकि इन पे लोड बढ़ा हुआ था टैक्सेशन का। देन मर्साइलीज जो है वो नेशनल सॉन्ग था फ्रांस का। एक मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ फ्रांस, दैट इज मर्साइलीज। इसको रिटर्न में नहीं करोगे बच्चों तो डेफिनेटली स्पेलिंग मिस्टेक करोगे। अच्छे बच्चे मुझे पता है करेंगे, डेफिनेटली करोगे ना। चलो तो मर्साइली है, उसके बाद में जैकोबिन है, ये भी एक मेन कैरेक्टर है। जैकोबिन एक क्लब था, पॉलिटिकल क्लब था टू डिस्कस द गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जैकोबिन क्लब के कुछ मेंबर्स थे। इसका मेन कौन था मैं बताऊंगा और बाद में उसे ही सर काटकर फांसी की सजा दी गई। काफ़ी रोमांचक होने वाली है अगर आप ध्यान से सुनोगे स्टोरी को। और मैं डेफिनेटली आपको भरोसा दिलाता हूँ एट द एंड ऑफ द स्टोरी आप सेटिस्फाइड होंगे या नहीं होंगे। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी पक्का। जैसे मैं पढ़ाते वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं ये सोच ही नहीं रहा हूँ कि मैं खाली हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आप मेरे आगे बैठे हो, तो आप भी सोचिए कि सर हमें पढ़ा रहे हैं और हम लोग क्लासरूम में बैठे। फील करिए, बिल्कुल आंखें बंद करके मस्त सुनिए। देखने की ज़रूरत ही नहीं है, और देखना भी है तो आपने जो कॉपी में लिखा होगा वो देख के अगर आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मर्साइलीज नेशनल सॉन्ग था फ्रांस का। देन जैकोबिन क्लब था, मैंने बताया पॉलिटिकल क्लब पीपल्स का, जिसमें डिस्कस किया जाता था गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में। मैक्सिमिलियन रोजबेरीज जो थे, रॉबेस्पेरीज, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी, ये थे लीडर, पॉलिटिकल लीडर ऑफ जैकोबिन जो क्लब था ना उसके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी। एंड रूल ओवर द फ्रांस फ्रॉम 1793 एंड 1794। एक साल इन्होंने राज किया। लुईस 16 पहले बने थे, फिर कुछ प्रॉब्लम्स हुई, फिर ये जैकोबिन क्लब के जो मेन थे लीडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी, इनको रूलर बनाया गया। और फिर मैंने बताया जैसे कि आपको कि इनको ही बाद में मौत की सजा दी गई थी। क्यों, देखेंगे लेसन में, वेट एंड वॉच। तो यहां तक तो थी इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो वर्ड्स मीनिंग जो काफ़ी मायने रखते हैं, जिसको काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। होप कि आप समझे होंगे अगर कंसंट्रेशन से सुने होंगे और पहले लिखा होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी हैं बच्चों। टोटल हिस्ट्री में वैसे तो 8 लेसन थे, जिनमें से 2 लेसन फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म जो 4th लेसन है, एंड 5th लेसन है पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये 2 लेसन 4th एंड 5th ओमिट किए गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो हमें 6 लेसन पढ़ने हैं, 1 2 3 6 7 8, क्योंकि 4th और 5th ओमिटेड है, डिलीटेड है। बट इनमें से भी बच्चों ग्राफ के कुछ अगर वहाँ के मेमोरीज है या कुछ डेट्स है या कुछ इवेंट्स हैं जो आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उसे हमें पढ़ना है। So let's see the important dates. 1774, मैं फिर से एक बार पीछे लेके जाता हूँ। 93 to 94 में मैक्सिमिलियन बने थे। उनके पहले मैंने बताया था कि आपको लुईस 16 थे राजा फ्रांस के। लुईस 16 बिकम द किंग ऑफ फ्रांस, फेस्ड एम्प्टी ट्रेजरी। जब वो राजा बने तो पूरा ट्रेजर जो था, खजाना, वो एम्प्टी था। एंड द ग्रोइंग डिसकंटेंट विद इन द सोसाइटी, द ओल्ड रीजन। 74 में
In 1789, convocation of State General, the third state formed National Assembly, and the Bastille was stormed, pleasant, revolted in the countryside. 1789 में फिर तमाशे हुए, कुछ सालों तक लुइस 16 ने राज किया 74 से लेके, पर 89 में थर्ड स्टेट में नेशनल असेंबली फॉर्म की गई। बस्टाइल पे भी हमला हुआ और पीजेंट से कंट्री साइड में भी कुछ प्रॉब्लम्स हुए, जिसे थ्रू आउट द लेसन हमें पढ़ना है। In 1791, a constitution was framed to limit the power of king and to guarantee the basic rights to all human beings. हमेशा मैंने बताया था थर्ड स्टेट पे अन्याय होता था, उन्हें ज़्यादा टैक्स पे करना था। फर्स्ट सेकंड स्टेट के अधिकतर लोग टैक्स नहीं पे करते थे, जन्म से उनको ऐसा रिवाज था, जिसे मिटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया इन 1791 में, जिसमें राजा के जो अधिकार है उसको लिमिटेशंस दी और सभी ह्यूमन को इक्वल बेसिक राइट्स का अधिकार दिया गया। In 92-93 फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक एंड द किंग वाज beheaded, मतलब फ्रांस में राजा वाला जो सिस्टम उसी हटा दिया गया एक साल बाद, और वहाँ पे कोई राजा नहीं। ओवरथ्रो ऑफ द जेकोबिन रिपब्लिक, यानी जेकोबिन क्लब ज़्यादा फेमस क्लब हो गया था वहाँ पे, वहाँ उसी का राज चलता था। और डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, हु अ जेकोबिन रिपब्लिक। तो राजा से छुटकारा 92-93 में फ्रांस बिकम रिपब्लिक। Yes, 1804 Napoleon became the emperor of France, sanctioned the large part of Europe. नेपोलियन ने काफी चढ़ाई करके यूरोप का काफी अधिकतर पार्ट फ्रांस में इन्वॉल्व कर दिया था। सर सबसे पहले कोई भी हो, पर 1774 में लुइस 16 थे, उसके बाद रिपब्लिक हुआ, जेकोबिन आया। जेकोबिन जो रिपब्लिक है वो चलाते थे देश को, उसके बाद नेपोलियन आया, नेपोलियन राजा बना। नेपोलियन उन्हीं के आर्मी में से था, आर्मी जनरल। देखते आगे। एंड 1804 के बाद 1815 में नेपोलियन डिफीटेड एट वाटरलू। मैंने पहले भी मेंशन किया था, पक्का जरूरी होगा इसलिए मैं बार बार उसको दोहरा रहा हूँ। नेपोलियन डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815 पूछा जाता है, व्हेन एंड वेयर द नेपोलियन डिफीटेड। वन वर्ड के लिए बहुत ही VVIMP क्वेश्चन है नेपोलियन से रिलेटेड। इन 1848 स्लैवरी वॉज एबॉलिश इन फ्रेंच कॉलोनी। स्लैवरी, यू नो द स्लैवरी, गुलामी या ठेका बेड़बिगारी। लोगों को कंपलसरी काम करना पड़ता था बिना मजदूरी के या फिर कम मजदूरी में वगैरह वगैरह। तो ये जो स्लैवरी परंपरा थी, अगर आप सीरियल्स देखते हो हौसलों की उड़ान, तो उसमें भी बंटवा मजदूर के बारे में दिया था, स्लेवर के बारे में, स्लेव गुलामों के बारे में दिया था, जो जमींदारों के खेतों में काम करते थे। वो हमेशा के लिए एबॉलिश की गई फ्रेंच कॉलोनीज से। और 1946 हमारा मालूम है ना कब हुआ था, हमारा फ्रीडम कब मिला था? सोचो, 15 अगस्त 1947। उसके एक साल पहले 1946 वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। मतलब वहां पे भी वुमेन्स के प्रॉब्लम थे। तो 1946 में जाके वुमेन्स को वोटिंग का राइट मिला, नहीं तो तब तक वहां की सरकार, रिपब्लिक तो हो गया था पर काफी सालों तक वुमेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था वहां पे। 1946 में जाके वुमेन्स को राइट टू वोट मिला। फिर लेसन में आगे क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। बार बार सुनिए इस वीडियो को, अगर ये समझ में आ जाए तो आगे के पार्ट काफ़ी आसान हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो वैसे भी स्टोरी फॉर्म में बताने वाला हूँ, है ना। बहुत इजी भी नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है, अगर हमारे अंडरस्टैंडिंग पे है, कॉन्सेंट्रेशन पे है लेसन। तो सेकंड पीरियड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नोट्स जो लेसन है हमारा ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 89, तो ये किस्सा आपको डेफिनेटली समझ में आ ही जाएगा। अगर जो बच्चा पढ़ाने के पहले थोड़ा सा लेसन रीड करता है ना, उसे तो और भी अच्छे से समझेगा। तो होप यू अंडरस्टैंड वेरी बेटर वे, रिवाइज इट प्रॉपरली। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।